क्या भूगोल इतिहास की धारा को प्रभावित करता है? क्या भूगोल इतिहास की धारा को प्रभावित करता है? भूगोल इतिहास की धारा को आवश्यक रूप में प्रभावित करता है। भारत की इतिहास पर हम भूगोल का निम्नलिखित प्रभाव पा सकते हैं। भारत में सभ्यता का विकास पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ, पूरब से पश्चिम की ओर नहीं। इस तथ्य की व्याख्या पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती वर्षा की मात्रा एवं जंगल के घने होने के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। दूसरा है इसका, प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी में हुई और दूसरी गंगा घाटी में। वहीं प्रायद्वीपीय भारत में न केवल कृषि का विकास विलंब से देखा गया, बल्कि नगरीय संरचना का विकास भी ईसा के आरंभिक शताब्दियों में ही संभव हुआ। ऐसा देखा गया कि प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटका में स्थापित साम्राज्य तथा दक्षिणी आंध्र एवं उत्तरी तमिलनाडु में स्थापित साम्राज्य के बीच निरंतर संघर्ष होता रहा था। राजवंश बदलता रहा था, परंतु संघर्ष जारी रहा था। इस संघर्ष के कारण वंशानुगत कम, भौगोलिक अधिक रहा था। कृष्णा, तुंगभद्रा, दोआब, गोदावरी डेल्टा जैसे उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्ष चलता रहा था। प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई भी राज्य कावेरी नदी के दक्षिण से विकसित होकर तथा उत्तर की ओर बढ़कर कोई साम्राज्य स्थापित कर ले। इसका भी कारण भौगोलिक ही था, क्योंकि कावेरी से दक्षिण कृषि भूमि अपेक्षाकृत सीमित थी। पाँचवा, भारत में विशाल भौगोलिक आकार को देखते हुए यहाँ क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विविधता का होना बहुत ही स्वाभाविक है। भौगोलिक विविधता ने लोगों की जीवन पद्धति, खान पान एवं रहन सहन पर अपना प्रभाव छोड़ा। छठा, विशाल आकार एवं भौगोलिक विविधता के कारण ही संपूर्ण भारत के इतिहास में साम्राज्य निर्माण एक बड़ी चुनौती बनी रही तथा ऐसे विरले साम्राज्य हुए जिन्होंने उत्तर से दक्षिण भारत की ओर विस्तार किया, और अगर विस्तार भी किया तो उनका साम्राज्य दीर्घजीवी नहीं हो सका। क्या आप भौगोलिक नियतिवाद का सिद्धांत मानते हैं? भौगोलिक नियतिवाद से आशय है कि भूगोल ही इतिहास में परिवर्तन का निर्णायक कारक है। भौगोलिक नियतिवाद से क्या आशय है? भौगोलिक नियतिवाद से आशय है कि भूगोल ही इतिहास में परिवर्तन का निर्णायक कारक है, परंतु हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि परिवर्तन में कई कारकों की भूमिका होती है, यथा तकनीकी, सांस्कृतिक कारक आदि। बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि तकनीकी भूगोल पर भी विजय पाने में समर्थ हो जाता है। बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि तकनीकी भूगोल पर भी विजय पाने में समर्थ हो जाता है। आरंभिक मानव तथा उनकी गतिविधियाँ। डेनमार्क के विद्वान ने मानव के विकास को 3 चरणों में बांटकर देखा है। पहला है प्रस्तर युग। यह लगभग लाखों वर्ष पहले आरंभ होकर लगभग 3500 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाता है। इस काल में मानव उपकरण के रूप में प्रस्तर उपकरणों का प्रयोग करता था। दूसरा है ताम्रपाषाण काल। यह लगभग 3500 ईसा पूर्व में आरंभ होता है और इस काल में प्रस्तर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रचलन आरंभ हो गया है। फिर कुछ क्षेत्रों में लोगों ने तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण कर लिया और इसी क्रम में कुछ क्षेत्र नगरीकरण की अवस्था में भी पहुंच गया। इसके अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता की गणना कर सकते हैं। इसे कांस्य युग के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, परंतु कांस्य युग ताम्रपाषाण काल के ही अधीन था। इसके बाद है लौह युग। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रचलन लगभग 1100 ईसा पूर्व एवं 1000 ईसा पूर्व में आरंभ माना जाता है, परंतु हाल के शोधों में उससे पीछे 1700 ईसा पूर्व अथवा 1600 ईसा पूर्व में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, लोहा अधिक कठोर धातु है तथा भारतीय उपमहाद्वीप में उसकी उपलब्धि भी अधिक रही थी, इसलिए इसने भारतीय इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए।
यह मिट गया। भारतीय इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। और चलते हैं इधर, प्रस्तर युग में आ गए हम लोग। जॉन लुबाक नामक विद्वान ने प्रस्तर युग को 2 क्षणों में बांटकर देखा। पूरा पाषाण काल, जब मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था, तथा नव पाषाण काल, जब मानव खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुंच गया। परंतु इन दोनों के बीच संक्रमण की अवस्था के रूप में मध्य पाषाण काल की परिकल्पना की गई। इस काल को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। अध्ययन का स्रोत हैं। प्रस्तर युग के अध्ययन के क्या स्रोत हैं तथा उनकी सीमाएं क्या हैं? प्रस्तर युग का इतिहास लाखों वर्ष पूर्व हजारों वर्ष पूर्व घटित हुआ है। अतः इस काल को जानने का एकमात्र स्रोत पुरातात्विक है। इसे निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। पहला, उपकरण। सर्वप्रथम एक ब्रिटिश विद्वान तथा भूगर्भ शास्त्री रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम, तमिलनाडु नामक स्थान से प्रस्तर का एक हस्त कुठार पाया। इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व ऐतिहासिक काल के अध्ययन का परिदृश्य बदल गया। जबकि पहले यह माना जाता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के साक्ष्य नहीं है, फिर कश्मीर, महाराष्ट्र में बोरी, कर्नाटक में होसंगी आदि स्थलों से उपकरण मिलने लगे हैं। उपकरण फिर से देखते हैं। उपकरण। सर्वप्रथम एक ब्रिटिश विद्वान तथा भूगर्भ शास्त्री रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम, तमिलनाडु नामक स्थान से प्रस्तर का एक हस्त कुठार पाया। इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व ऐतिहासिक काल के अध्ययन का परिदृश्य बदल गया। जबकि पहले यह माना जाता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के साक्ष्य नहीं है, फिर इस कश्मीर, महाराष्ट्र में बोरी, कर्नाटक में होसंगी आदि स्थलों से उपकरण मिलने लगे। पुरापाषाणकालीन स्थलों से उपकरण तथा शल्क फ्लैस्क उपकरण थे। फिर मध्य पाषाण काल में छोटे पाषाण उपकरण मिलते हैं, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है। निवास स्थल इनका। पुरापाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल में वे शिकारी और खाद्य संग्राहक ही थे, इसलिए नियमित निवास स्थल नहीं दिखता। वे या तो गुफाओं के अंदर निवास करते थे या फिर खुले आकाश के नीचे पेड़, पत्तियों और टहनियों का निवास बनाते थे। पहली बार मध्य पाषाण काल में निवास बनाने की दिशा में प्रयत्न देखने को मिलता है। समाधान। पहली बार मध्य पाषाण काल में समाधान की पद्धति विकसित हुई। फिर शव में रखी सामग्री के आधार पर उनके जीवन के विषय में जानने का प्रयत्न हुआ। कला एवं चित्रकला। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 150 स्थलों से मध्य पाषाणकालीन चित्रकला मिली, जिससे जीवन की विविधता गतिविधियां ज्ञात होती है। परंतु उपयुक्त अध्ययन सामग्रियों के निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में अर्धशुष्क जलवायु होने के कारण अधिकांश हड्डी एवं लकड़ी के उपकरण नष्ट हो गए। दूसरा, भारत में प्रस्तर युगीन संस्कृतियों के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए मुख्यतः ऊपरी सतह का ही अन्वेषण किया गया। अंदर जाकर गहरे स्तर पर खुदाई नहीं की गई है। 3, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हमें उनके जीवन के विषय में पूरी सूचना प्राप्त नहीं हो पाती, उनकी विचारधारा और सामाजिक संगठनों का ज्ञान नहीं हो पाता। उसके बाद देखेंगे जलवायु परिवर्तन। भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण काल का आरंभ लगभग 2 लाख वर्ष पहले माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण काल का आरंभ लगभग 2 लाख वर्ष पहले माना जा सकता है, परंतु जलवायु संबंधी परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन तथा प्राणी समूह में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इसे भी कुछ चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। यथा निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल लगभग 2 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व, मध्य पुरापाषाण काल लगभग 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तथा उच्च पुरापाषाण काल लगभग 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है।
यह काल प्लीस्टोसीन युग की उत्तर अवस्था से जुड़ा हुआ था। यह काल प्लीस्टोसीन युग की उत्तर अवस्था से जुड़ा हुआ था, इसलिए अभी नमी एवं ठंडक अधिक थी। अगला देखेंगे तकनीक की स्थिति। तकनीक की स्थिति निम्न पूरा पाषाण काल में हमें कोण उपकरणों की प्रधानता दिखाती है। इसमें हस्त कुठार, काटने वाले चॉपर तथा विदरणी शामिल थे। ये वजनदार एवं स्फटिक पत्थर से होते थे स्फटिक पत्थर से निर्मित होते थे। फिर शल्क उपकरणों का प्रचलन भी शुरू हो गया था। शल्क उपकरण क्रोट से निर्मित पत्थर होते थे तथा उनसे छोटे छोटे टुकड़े निकाले जाते थे। ये अपेक्षाकृत हल्के होते थे, अतः इनके प्रयोग से मानव की गतिशीलता बढ़ गई। तो अगला पैरा मध्य पूरा पाषाण काल एवं उच्च पूरा पाषाण काल में शल्क उपकरणों की प्रधानता हो गई। महाराष्ट्र के नेवासा, राजस्थान के डिडवाना आदि क्षेत्रों से हमें इन उपकरणों का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद देखेंगे जीवोपार्जन की स्थिति। पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। दोनों से उनकी आवश्यकता पूरी होती थी, परंतु निश्चय शिकार की तुलना में खाद्य संग्रह ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि उसे अधिक समय तक सुरक्षित कर रखा जा सकता था। सामाजिक संरचना की स्थिति। पूरा पाषाणकालीन समाज एक बैंड समाज का उदाहरण था। यह समाज अपने स्वरूप में समतामूलक था। चूँकि लोग अभी उत्पादन नहीं करते थे, तो इस प्रकार के समुदाय की संख्या कम से कम होती थी, लगभग 20 से 40 लोगों का समुदाय होता था। प्रायः वे झुंड बनाकर शिकार और खाद्य संग्रह के लिए जाते थे। पुरुष प्रायः शिकार करते थे और महिलाएं खाद्य संग्रह से जुड़ी हुई थी। और चूँकि उस समय शिकार की तुलना में खाद्य संग्रह अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि महिलाओं की दशा सामान्यतः बेहतर रही होगी। उसके बाद इसको छोड़ेंगे, वो है क्या बोलते हैं उसका डायग्राम है, किसके बाद क्या क्या पढ़ना है। सीधे डायरेक्ट आते हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण। आरंभिक मानव अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति के साथ निरंतर संघर्ष कर रहा था। अपने भरण पोषण के लिए शिकार एवं खाद्य संग्रह की गतिविधियों में उनका बहुत अधिक उलझाव था तथा उनके जीवन में अवकाश बहुत ही सीमित था। इसलिए हम कला एवं संस्कृति के बेहतर विकास की कल्पना कर सकते हैं। फिर चूँकि लोगों ने धीरे धीरे अपने परिवेश के साथ साहचर्य, संपर्क अथवा आदान प्रदान स्थापित करना आरंभ कर दिया था, इसलिए इस काल में विश्व धर्म और कला के आरंभिक रूप में प्रकट होने लगे थे। इसका देखिए प्रमाण क्या क्या है। धर्म संबंधी प्रमाण या दृष्टिकोण। बेलन घाटी के लोहंदा नाला के निकट प्रस्तर की एक मूर्ति मिली, जिसकी पहचान किसी देवी के रूप में की जाती है। दूसरा है कला के रूप में रुझान। कला का आरंभिक विकास पूरा पाषाण काल से माना जाने लगा। महाराष्ट्र के पट्टने नामक स्थल पर शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर ज्यामितीय डिजाइन बना मिलता है। दूसरा मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त आरंभिक चित्रों का संबंध उच्च पूरा पाषाण काल से जोड़ा जाता है। निम्नलिखित प्रकार के चित्र प्राप्त हैं। गुफा के अंदर एवं बाहर पहाड़ों के चट्टान पर नक्काशी की तरह काट कर बनाए गए चित्र, जिन्हें पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। विभिन्न रंगों के प्रयोग से बनाए गए चित्र ये क्या दर्शाते हैं? विभिन्न रंगों के प्रयोग से बनाए गए ये चित्र क्या दर्शाते हैं?
पहला देखिए, निरंतर भोजन प्राप्ति के संघर्ष के बीच आरंभिक मानव जीवन में सौंदर्य बोध की तलाश कर रहे थे। निरंतर भोजन प्राप्ति के संघर्ष के बीच भी निरंतर भोजन प्राप्ति के संघर्ष के बीच आरंभिक मानव जीवन में सौंदर्य बोध की तलाश कर रहे थे। यहाँ सौंदर्य बोध से आशय है कि उन मानवीय मूल्यों का विकास जो मानव को पशु से अलग कर रहे हों। तीसरा, अपने जीवन की व्यस्तता के बीच भी आरंभिक मानव अवकाश के कुछ क्षणों को निकालकर कलात्मक गतिविधियों में लगा रहे थे। अपने जीवन की व्यस्तता के बीच भी आरंभिक मानव अवकाश के कुछ क्षणों को निकालकर कलात्मक गतिविधियों में लगा रहे थे। इनका भौगोलिक प्रसार क्या था, मानचित्र के द्वारा समझेंगे। भौगोलिक प्रसार मानचित्र देखेंगे। पूरा पाषाण काल के स्थल वैसे तो लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से मिले हैं, अर्थात उत्तर पश्चिम में सोहन घाटी से लेकर तमिलनाडु में तेली तथा पूर्व में असम के क्षेत्र तक, उत्तर में कश्मीर में समथन और पहलगांव जैसे स्थल मिले हैं। फिर भी यकीनन उत्तर और उत्तर पश्चिम की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत में स्थलों की संख्या अधिक दिखती है तथा इसका कारण है कि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रस्तर जैसे कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता। कुछ महत्वपूर्ण स्थल इस प्रकार हैं। उत्तर पश्चिम में सोहन घाटी और संगा होके, कश्मीर में पहलगांव, मध्य प्रदेश में भीमबेटका तथा उत्तर प्रदेश में कालपी एवं बेलन घाटी, महाराष्ट्र में पट्टने जहाँ मानव का निरंतर निवास, कर्नाटक में हुसंगी मानव का निरंतर निवास फैक्ट्री स्थल, महाराष्ट्र में नेवासा, बेलन घाटी में चौपानी मांडो, बिहार में मुंगेर, मध्य प्रदेश में हथनौरा तथा बगौर मध्य प्रदेश में। इसका इतिहास लेखन मध्य पाषाण काल का। आरंभिक मानव की गतिविधियों को समझने के लिए मानव शास्त्र की पद्धति का भी सहारा लिया जाता है। इसे एथनो आर्कियोलॉजी का नाम दिया जाता है, अर्थात वर्तमान में कुछ मानव समुदाय के जीवन का अध्ययन का इतिहासकार इनके जीवन के विषय में कुछ अनुभव लगाते हैं। इस आधार पर निम्नलिखित अनुमान है। पहला, शिकार और खाद्य संग्रह के माध्यम से भी पर्याप्त रूप में जीवोपार्जन संभव था, तभी तो हजारों वर्षों के बाद भी कुछ क्षेत्रों में यह पद्धति आज भी कायम है। दूसरा, लोगों के बीच वस्तुओं का लेन देन व्यावसायिक शर्तों पर नहीं बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। तीसरा, उम्र एवं अनुभव के आधार पर श्रम विभाजन था तथा लोगों के बीच संबंध शक्ति के आधार पर नहीं अपितु परंपरा अथवा रीति रिवाज के आधार पर होता था। चौथा, चूँकि शिकार की तुलना में खाद्य संग्रह के माध्यम से भोजन का संग्रह बेहतर रूप से सुरक्षित किया जाता और चूँकि महिलाएं खाद्य संग्रह से जुड़ी हुई थीं, इसलिए समाज में उनकी बेहतर स्थिति का अनुमान किया जा सकता था। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक फॉर वॉचिंग।